मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुंबई में किया प्रचार। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में की जनसभा। जनता से भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील। आज भक्तों के लिए खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट, पावन पल के साक्षी बने हजारों श्रद्धालु। बद्री विशाल के जयकारों से गूंजा था। यमुनोत्री से विधायक संजय डोभाल का वीडियो हुआ वायरल। पालीगाड़ इको टोल पर जिला पंचायत कर्मचारियों से की बदसलूकी। विधायक के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग। बद्रीनाथ केदारनाथ पहुंचे राज्यपाल गुरमीत सिंह। विशेष पूजा अर्चना का लगाए जयकारे। केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण और विकास कार्यों की समीक्षा भी की। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पिछले दिनों यूकेपीएससी ने पीसीएस से जे का परीक्षा फल घोषित किया, जिसमें रुड़की के सौत मोहल्ला निवासी मोहम्मद वसीक ने परीक्षा पास करके माता पिता के साथ साथ क्षेत्र और प्रदेश का भी नाम ऊंचा किया है। वहीं विधायक प्रदीप बत्रा, पूर्व राज्य मंत्री ठाकुर संजय सिंह उनके आवास सोत पहुंचे, जहां उन्होंने जज बनने पर मोहम्मद वसीक को पुष्पगुच्छ और स्मृति प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान विधायक प्रदीप बत्रा और ठाकुर संजय सिंह ने कहा कि मोहम्मद वसीक ने जज बनकर क्षेत्र और प्रदेश का नाम बढ़ाया है। रुड़की यूकेपीएससी ने रिजल्ट जारी किया है। मोहम्मद वासिक जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और उनके वालिद साहब जाकिर भाई को भी, क्योंकि माँ बाप ने उन्हें सिखाया, अच्छी स्कूल में पढ़ाया और आज जो वो जज बने हैं अपने माँ बाप के सहयोग से, उनकी मेहनत से उन्होंने इस काबिल किया। खुशी की बात है और बहुत गौरव की बात है। और हमारे रुड़की शहर के लिए फख्र होता है हमें कि हमारे ऐसे होनहार बच्चे हैं। मोहम्मद वसीक साहब ने पीसीएस जे क्लियर किया, मेंस क्लियर किया, जुडिशरी क्लियर किया और आज हमारे मोहम्मद वसीक साहब जो है जज बन गए। तो मैं इनके घर पे आया था, सभी घर वालों को और सभी मित्रों को बधाई दी और शुभकामनाएं दी। देखिए, मैं अपनी तरफ से और माननीय विधायक जी और सब लोगों की तरफ से इनको शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ आया हूँ। और बहुत हर्ष की समय है कि इन्होंने जैसा बताया कि इनके फादर की विश थी, परिवार की विश थी, उसको इन्होंने पूरा किया है। और हम जैसे लोग, जो प्रबुद्ध लोग और जो राजनीतिक लोग हैं, वो इनको आके अगर मोटिवेट करते हैं तो ये बाकी बच्चों के लिए भी एक चैलेंजिंग हो जाएगा कि हमें भी मेहनत करनी है। ये एक हमारे लिए गौरव की बात है कि विधायक जी हमारे घर हैं और ये मेरे फादर की विश थी कि उनका बेटा जज बने और आज वो सपना साकार हुआ है। और इससे हम लोगों को एक प्रेरणा भी देनी चाहिए कि गरीब का बच्चा भी जज बन सकता है। उत्तराखंड में गर्मी बढ़ने के साथ ही पेयजल संकट गहराने लगा है। ऐसे में देहरादून के कई इलाकों में पानी की समस्या से निजात पाने के लिए पेयजल योजना का कार्य चल रहा है, लेकिन इस योजना के लिए 200 पेड़ों का कटान होना गंभीर विषय है। इसी को लेकर भाजपा विधायक विनोद चमोली का कहना है कि पेयजल योजना को लेकर पेड़ों के कटान की बात सामने आई है और हमें इस तरह के प्राकृतिक दोहन से बचना चाहिए। उन्होंने इस संबंध में अन्य विकल्प खोजने की बात कही, साथ ही अधिकारियों को इसका आश्वासन भी दिया। उन्होंने आगे कहा कि पानी की आवश्यकता देखते हुए इस तरह के प्राकृतिक दोहन से बचना चाहिए। जानकारी ली थी, वहां पर कोई पेयजल योजना को लेकर संभवतः पेड़ काटने की बात आ रही है। मेरा भी ये मानना है कि प्रकृति का इस तरह का दोहन, इससे हमको बचना चाहिए। और अधिकारियों से मैं आपके माध्यम से भी ये कहना चाहूँगा, और मेरी बात होगी मुख्यमंत्री से, मैं उनसे भी बात करूँगा कि अगर कोई और विकल्प होते हों तो उन पर विचार करें, और नहीं है तो पानी तो लोगों को पिलाना ही है, क्योंकि पानी के बिना तो जग सूना। क्यों साहब? तो पानी भी एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। हवा के बाद पानी एक बड़ी आवश्यकता है और पानी के लिए त्राईमाम होता है, क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं। आप ही लोग तमाम बार पानी को लेकर सरकार को घेरते दिखते हैं मुझे। तो आखिर उसकी समाधान करना है। अगर उसका कोई विकल्प नहीं है तो फिर उसका समाधान ये है कि अगर वहाँ पर 9,000 पेड़ कट रहे हैं तो कम से कम 25,000 पेड़ लगे और उसकी व्यवस्था हम करें ताकि उसकी भरपाई की। देहरादून शहर में लगातार विकास कार्यों के नाम पर
पेड़ कटान किया जा रहा है। इसी क्रम में शहर में जल आपूर्ति को लेकर खलंगा वन क्षेत्र पर जलाशय निर्माण को लेकर करीब 2000 पेड़ कटान किए जा रहे हैं। बता दें कि वन क्षेत्र को बचाने के लिए तमाम सामाजिक, राजनीतिक और जन संगठन पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड के पूर्व कांग्रेस कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट और कांग्रेस के मीडिया समन्वयक राजीव महर्षि भी खलंगा पहुंचे, जहां वन कटान का विरोध किया। उनका कहना है कि वन मानव जीवन को सुरक्षित और संरक्षित रखने की जगह है और पेड़ पर्यावरण को बचाने के साथ ही ऑक्सीजन देने का काम भी करते हैं, लेकिन सरकार विकास के नाम पर पेड़ों पर आरी चला रही है। होने लगा है बरसातों में। पीछे माल देवता पे आप देखिए, बरसात में पूरा का पूरा पहाड़ दरक गया। क्यों बनाए जा रहे हैं प्लॉट्स, क्यों जंगल काट रहे हैं? तो अगर हम ये नहीं समझ रहे हैं तो बहुत ही दुख की बात है। हमारे जो हम डेमोक्रेसी कहते हैं, हमारे जो जन प्रतिनिधि जिन्हें हमने वोट दे के चुना है, हम उनसे ये विनती करेंगे कि वो आए, हमारी बात सुने। हमको ये नहीं चाहिए। आप ये हमारे लिए कर रहे हैं। ये जो सारा डेवलपमेंट है जनता के लिए किया जा रहा है, तो जनता इसको रिजेक्ट कर रही है। जनता कह रही है कि प्लीज़ पेड़ मत काटिए। यदि आप किसी चीज़ को छेड़ते हैं, आप आश्वासन देते हैं कि हम इससे अधिक हम जो है पेड़ लगाएंगे, लेकिन मैं यही तो सवाल सरकार से पूछ रहा हूँ कि आपने कौन सा पेड़ लगाया, आप दिखाएं ना। सहजारा रोड पर आपने, या राजपुर रोड पर, या जहाँ भी आपने स्मार्ट सिटी के नाम पर सड़क निर्माण के लिए, चौड़ीकरण के लिए, या आपने फुटपाथ बनाने के लिए अगर पेड़ काटे हैं, तो आपने कितने पेड़ लगाए, सरकार दिखाए। हाँ, ये बड़ा चिंताजनक सूचना मिली कि यहाँ पर लगभग 19-20 हजार पेड़ काटकर बड़ा डैम कोई पानी का बनाया जा रहा है। तो पहले तो मैं उन अधिकारियों का दिवालियापन कहूँगा कि जिन्होंने योजना बनाई और जो बाहर प्रचार हुआ कि 18-20 हजार पेड़ कटेंगे तब यहाँ प्रोजेक्ट बना जाएगा। ये मानव जीवन को संरक्षित, सुरक्षित रखने की एक जगह है। ये पर्यावरण है, ये ऑक्सीजन हमको देती है। ये जंगल है जो हमारे पर्यावरण को शुद्ध रखती है, हमें गर्मी से बचाती है, हमें जल संकट से बचाती है। इसकी गंभीरता क्यों लेती? खबर उत्तरकाशी से है, जहां यमुनोत्री धाम में यात्रा व्यवस्था को लेकर तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए हैं। तीर्थयात्रियों पुरोहितों ने सरकार से समिति व्यवस्था वाली व्यवस्था को समाप्त करने की मांग की और तीर्थयात्रियों को इच्छानुसार यात्रा करने की बात कही। यमुनोत्री जाने वाले तीर्थयात्रियों ने बताया यात्रा वाहनों को जगह जगह रोका जा रहा है, जिससे तीर्थयात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। मामले पर तीर्थ पुरोहित पुरुषोत्तम मुनियाल ने आरोप लगाया कि शासन प्रशासन बेवजह यात्रियों को परेशान कर रहे हैं और यमुनोत्री धाम का मंदिर परिसर खाली है। मंदिर समिति और स्थानीय लोगों ने सरकार से मांग की है कि समिति व्यवस्था वाले नियम को समाप्त किया जाए और यात्रियों को इच्छानुसार आने दें। मेरा और आम जनता का, यमुनोत्री धाम की जो जनता है उनका सबका कहना है, मजदूरों का, व्यापारी भाइयों का, कि हमेशा की भांति जैसे आज तक यात्रा चली, सदियों से यात्रा चल के आ रही है। जैसे 2018 में जो है बहुत बड़ी यात्रा चली, 23 में इतनी भरकम यात्रा चली, 4 धाम में जो है बहुत श्रद्धालु लोग आए और बहुत अच्छे ढंग से जो है यात्रा चली। मैं एक शासन प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि जो 2023 की यात्रा चली, उस समय रोड वही थी, रास्ता वही था, मजदूर वही था, और यात्री जो है 2023 के बाद भी यहाँ पे कम दिख रहे हैं। और जो अव्यवस्था फैली है, जो यहाँ पे जो है सरकार ने जो है यात्रा व्यवस्था के लिए जो कर्मचारी भेजे हैं, इनकी नाकामी से, इनकी बुद्धिमत्ता से जो है जो यात्री परेशान है यमुनोत्री धाम पे। जी, विगत 2 दिन से यमुनोत्री यात्रा के धाम के लिए निकला हूँ। मैं जब से निकला हूँ इस यात्रा में बड़ा ही गतिरोध पैदा हो रहा है। गतिरोध होने का रीजन यह है कि प्राइवेट बसों को इतनी परमिशन दे दी गई है कि पहले दिन पूरी रोड ब्लॉक कर दी गई है, जो छोटी गाड़ियों का आवागमन पूरी तरीके से बाधित कर दिया गया है। प्रशासन बिल्कुल इस बात के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से जिम्मेदार है। कल की पहले दिन की जो व्यवस्था थी पूरी तरीके से प्रशासन जिम्मेदार। सुबह 8 बजे से लेके रात को 11 बजे तक कार में बैठे रहे थे बिना अन्न पानी के। कोई व्यवस्था नहीं मिली। सुबह 4 बजे के बाद प्रशासन का पहला आदमी दोपहर को 2 बजे आए थे। उसके बाद प्रशासन ने ही कहा कि इस जिले में बहुत कम प्रशासनिक अधिकारियों की कमी की वजह से हम लोग कुछ नहीं कर सकते करके हाथ जोड़ के आगे चले जाओ। यमुनोत्री धाम में यात्रा का शेड्यूल थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ धाम में यात्री आ नहीं पा रहा है। पूरा परिसर यहाँ पे खाली पड़ा हुआ है और यात्रियों को बड़कोट और न जाने कहाँ पे रोका जा रहा है, जिसके लिए मैंने एसपी साहब से और डीएम साहब से भी बात करी है। हमने कहा यहाँ पे 2 घंटे का गेट होना चाहिए। 2
घंटे वापसी जाने वाला होना चाहिए पालीघाट तक, उसके बाद 2 घंटे छोड़ने वाला होना चाहिए। इससे कोई औच पहुँच नहीं होगा। लोग जो है पैदल रास्ते में चलने के लिए परेशान रहते हैं। यहाँ पे जो है 17 से 20 हजार यात्री आराम से आकर के और सिस्टम के अनुसार जब वो आएगा तो आकर के यहाँ पे दर्शन कर सकता है। अब अपने पंडित पुरोहितों से पूजा करवा के माँ यमुना का आशीर्वाद प्राप्त करके जा सकता है। और यहाँ पे सारे रास्ते खाली हैं और ना जाने कहाँ यात्रियों को परेशान किया जा रहा है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां यमुनोत्री धाम पर क्षमता के अनुसार पर्याप्त श्रद्धालु यात्रा के लिए पहुंच चुके हैं। अब और अधिक श्रद्धालुओं को भेजना जोखिम भरा है। जिला प्रशासन ने अपील की है कि जो भी श्रद्धालु आज यमुनोत्री यात्रा पर आने चाह रहे, उनसे विनम्र अपील है कि यमुनोत्री जी की यात्रा स्थगित करें। साथ ही देर रात तक पुलिस कप्तान खुद यमुनोत्री रूट पर जाम को नियंत्रित करने के लिए डटे रहे। अब सभी श्रद्धालुओं से विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि 2-3 दिनों को देखते हुए जो बहुत ही भारी भीड़ आ रही है नीचे से यमुनोत्री धाम को, उसको देखते हुए कल शाम को कुछ थोड़ा जाम लगा हुआ था राना चट्टी और साना चट्टी में, उसको आज रात भर पूरे पुलिस ने क्लियर कर दिया गया है। और अभी जो है ट्रैफिक जैसा कि देख रहे हैं आप पूरी तरीके से व्यवस्थित और सुव्यवस्थित ढंग से चल रहा है। परंतु यमुनोत्री धाम की जो ऑलरेडी वहाँ पे 8 से 9 हज़ार यात्री ऑलरेडी पहुँच चुका है। तो आज मेरा सभी श्रद्धालुओं से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि जो भी अपने पड़ाव पे हैं, चाहे हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो या उत्तरकाशी में हो, तो वो अपनी यात्रा को, यमुनोत्री धाम की यात्रा को आज जो है स्थगित रखें और अपने सुरक्षित बने रहें अपने अपने जहाँ भी पड़ाव पे हैं, या फिर अपनी यात्रा को आज गंगोत्री की तरफ डाइवर्ट कर लें, क्योंकि आज यमुनोत्री धाम पूरी तरीके से पैक हो चुका है, पर किसी भी तरह की कोई कैपेसिटी नहीं है। और मैं आप सभी लोगों से एक और बार विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आज यात्रा अपनी स्थगित रखें। उत्तरकाशी पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और हमारा जो एक ध्येय है कि भाई जो यात्रा है आपकी सरल, सुगम और सुरक्षित रहे, उसके लिए हम पूरी तरीके से कार्य कर रहे हैं। खबर देहरादून से है, जहां यमुनोत्री के निर्दलीय विधायक संजय डोभाल ने अवैध तरीके से जिला पंचायत पर वसूली का आरोप लगाया। उनका कहना है कि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं से इको टूरिज्म के नाम पर अवैध तरीके से वसूली की जा रही है। सुविधा के नाम पर कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। जिला पंचायत अवैध तरीके से वसूली कर रहा है, इसको लेकर सियासत भी गर्मा गई है। फिलहाल भाजपा विधायक विनोद चमोली का कहना है कि इस तरह का कोई मामला नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग खंड बड़कोट पर जो जिला पंचायत द्वारा अवैध वसूली पालीघाट में की जा रही है, उसके खिलाफ मैं बिल्कुल, जो अवैध वसूली की जा रही है उसको ऐसा मैं यमुनोत्री विधानसभा में बिल्कुल हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई भी मोहम्मद गजनी यहाँ यमुनोत्री विधानसभा में आए और यहाँ अपना अवैध वसूली का अड्डा बनाए, क्योंकि जिला पंचायत द्वारा हर साल यमुनोत्री धाम से, जहाँ की हमारे श्रद्धालु तीर्थाटन के लिए आते हैं, 5-6 करोड़ रुपए वसूले जाते हैं। नहीं, देखिए, पैसा ले रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब जिला पंचायतों का अपना एक कार्य क्षेत्र है, ऑटोनोमस बॉडीज है। जब सरकार के संसाधन पर्याप्त नहीं हो पाते हैं तो एक जिला पंचायत का संसाधन कितना पर्याप्त हो सकता है। हाँ, ठीक है, जो भी मिल रहा है उसका सदुपयोग होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस, अब जैसे इको टैक्स के रूप में वो ले रहे हैं तो उसको उसी रूप में पर्यावरण पर खर्च होना चाहिए। नियमितता होगी तो विधायक जी उस विषय को सरकार के सामने लाएंगे तो सरकार उसका संज्ञान। चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू हो चुकी है। साथ ही यात्रा के लिए हरिद्वार में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 8 मई से शुरू हो गया था, लेकिन पहले दिन से ही रजिस्ट्रेशन कराने वालों की भारी संख्या के चलते अब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया राही मोटल से हटाकर ऋषिकुल मैदान में शिफ्ट कर दी गई है। ऋषिकुल मैदान में टेंट लगाकर रजिस्ट्रेशन की निःशुल्क व्यवस्था शुरू की गई है, जहां पर काउंटर भी बढ़ाकर 20 कर दिए गए हैं। यात्रियों के बैठने के लिए कुर्सियों की व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था है, कूलर और पंखे भी लगाए गए हैं। हम आज सुबह आए हैं और इधर रजिस्ट्रेशन के लिए 9:30 बजे से लाइन में लगे, लेकिन कुछ अता पता ही नहीं है। और इसमें आधा घंटा मैं वॉच लगा के देखा, एक आदमी को लाइन से बाहर आने में 25 मिनट लगते हैं। 25 से आधा घंटा 25 है अभी। और उसमें क्या है, एक आदमी 5 लोगों का और अपने साथ कर सकता है, ये प्रोविज़न है। मेरा सजेशन ये था कि जो भी उनके
मतलब जो आधार कार्ड है वो स्कैन करके तुरंत हो सकता है। तो स्कैन करके अगर लगा देंगे ना तो उसमें स्कैन करने में ज़्यादा 5 सेकंड या 10 सेकंड, 1 मिनट में 5 लोगों का भी होगा ना तो 5 लोगों का 1 मिनट में हो जाएगा। तो ये अभी 25 मिनट लग रहे हैं एक आदमी को, और 4 धाम के जाने का होगा तो टाइम अलग है, 2 धाम जाने का टाइम अलग है। तो ये ऐसा क्यों है ये मुझे मालूम नहीं। 4 धाम के लिए आए थे पर अब लग रहा है कि ना करें तो ज़्यादा बेहतर। यहाँ का मैनेजमेंट इतना गंदा है। मॉर्निंग 5 o'clock से हम यहाँ हैं पर किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं है यहाँ पे। कंटिन्यू इनका सर्वर डाउन हो रहा है, वाईफाई इनका कनेक्ट नहीं हो रहा है। क्या सिस्टम है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बता रहा है हम आपकी सेवा में हैं। 5 बजे से पानी तक नहीं पिए, लाइन में खड़े हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। पंजीकरण करवाने आए हैं इधर, लेकिन व्यवस्था है नहीं इधर। हम सुबह 7 बजे के लाइन से लगे हुए हैं, लाइन में बैठे हैं। देखो मेरे हस्बैंड जो है हैंडीकैप है, मैंने उनको उधर बिठाया हुआ है। कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं देख रहा, पुलिस भी कोऑपरेट नहीं कर रही। अभी तक नंबर नहीं है। देखो आगे से घुसते जाते हैं, पीछे हम बैठे हैं ऐसे ही, तो क्या करेंगे। मुझे तो योगी जी कहते हैं कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं। थोड़ा सा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। उसके लिए जितने भी एजेंसीज हैं उनसे हम लोगों ने बात कर ली है, कल से ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। और चूँकि रजिस्ट्रेशन पहले राय होटल में होता आया है पहले विगत वर्षों में भी, लेकिन इस बार अनएक्सपेक्टेडली काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं जिसकी वजह से वहाँ पे दिक्कत हुई। और उसी को देखते हुए हम पहली बार यहाँ पे इनको ऋषिकुल से ये सुविधाएं हम लोग प्रदान कर रहे हैं। पहले काउंटर 8 काउंटर लगते थे, लगभग 20 काउंटर लगा दिए हैं। अभी जितने भी श्रद्धालु आए हैं उनसे हम लोगों ने बात की अलग से, तो जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनका ये कहना था उनके लिए अलग से काउंटर लगा दीजिए, तो उनके लिए 2 काउंटर हम अलग से लगा रहे हैं। सितारगंज के नकोलिया गांव में किसान को उसके खेत से सब्जी तोड़ने का मना करना महंगा पड़ गया। पास के गांव के कुछ दबंग उन्हें खेत के मालिक बारिक अहमद और उसके भाई से बुरी तरह मारपीट की। बारिक अहमद के भाई की हालत गंभीर होने के कारण उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। साथ ही पीड़ित ने मामले की शिकायत सितारगंज कोतवाली में की है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पार्टी के लिए देश भर में प्रचार कर रहे हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भाजपा प्रत्याशियों के लिए प्रचार जारी है। ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुंबई में नॉर्थ सेंट्रल लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी उज्जवल निगम के पक्ष में आयोजित जनसभा में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम ने जनता से समर्थन मांगते हुए भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील की। तो जिस प्रकार से मैं देख रहा हूं पूरे देश के अंदर एक ही लहर चल रही है, मोदी जी की लहर, जो आज विदेशी ताकतों से मिलकर जो नहीं चाहती कि हमारा देश मजबूत बने, हमारा देश विकसित बने, हमारे देश का जो विकास तेज गति से आगे बढ़ रहा है, भारत का मान सम्मान पूरे विश्व में हो रहा है, वो उनको उसको देख नहीं पा रहे हैं, उनको खटक रहा है। ऐसे लोग आज विदेशी शक्तियों के साथ हाथ मिलाकर कभी पाकिस्तान की बात करते हैं, कभी किसी और देश की बात करते हैं। देशद्रोही शक्तियां आज उनको रोकने के लिए भी तमाम प्रकार के हथकंडे अपना रही है, तमाम भ्रामक बातें कर रही है। लेकिन हम सब लोगों को ये बिल्कुल अंदर से मानना भी है, लोगों को मनाना भी है, लोगों को बताना भी है कि चाहे ऊपर से भ्रामक बातें कितनी भी हो रही हैं, लेकिन पूरा देश, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए दृढ़ संकल्प, जैसे रोहिला जी बता रहे थे। तो सच बताऊं तो मैं पहले दिन गया तो मुझे लगा कि क्योंकि हम लोग इधर से हैं, अब उधर बोलने में भी थोड़ा परेशानी होगी। वो लोग आप लोग तो इतने अच्छे से बोलते हैं, हम लोग सब लोग बोलते हैं, लेकिन वहाँ थोड़ा मुझे लगा कि कैसे क्या होगा। तो जब मैंने उनको पूछा कि मैं तो हिंदी में बोलूंगा, तो बड़ी संख्या और 45-46 डिग्री तापमान में
लोग सड़कों पर थे, बड़ी बड़ी रैलियों में थे, माताएं बहनें थी बड़ी संख्या में, बड़े बुजुर्ग नौजवान। तब मुझे लगा कि ये चुनाव लोगों ने अपने हाथ में ले लिया है। इस चुनाव में लोग जो है स्वयं आगे आ रहे हैं। लोहाघाट के सेलगांव के ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीने को मजबूर है। इस गांव में सीएम धामी की घोषणा के 3 साल बाद भी सड़क नहीं पहुंच पाई है। आलम यह है कि गांव में एक महिला को डिलीवरी के लिए डोली के सहारे पैदल 8 किलोमीटर चलकर सड़क तक लाया गया। यही नहीं, पानी के लिए भी ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। डिलीवरी होने वाली थी, रोड ना होने के कारण 108 में डिलीवरी हो गई। दुर्भाग्य का वो है कि भगवान का शुक्र है कि थोड़ा सही हो गया। 8 किलोमीटर डोली से लेने आता है, डोली से वो तो अब लोग बातों को जुट्टा करना पड़ा। जैसे अचानक दर्द हुआ, कब से मांग कर रखी है सड़क के लिए, घोषणा भी कर रखी है सड़क की, सुतेड़ा से बरेड़ी सील रोड के लिए। हम यही चाह रहे हैं कि हमें रोड दे दो बस। कहना चाहते कहते कहते तो इतनी बातें बन गई है। आदमी देख रहे देखते सुनते सुनते आज रोड होती तो हमें एक दिन थोड़ी देखना मिलता जो 108 में बच्चा होता। फिर उसके बाद 1 घंटा 1.5 घंटा तो हम डोली में लाए। उसके बाद फिर टाइम लगा गाड़ी पहुंचने में, आधे घंटा हमने रोड पे वेट किया गाड़ी का। फिर उसके बाद लाए डिलीवरी को तो संगपाल में हो गया था 108 में। वहाँ पे डॉक्टर साहब तो थे उपस्थित गाड़ी पे। बस वही है, सड़क की प्रॉब्लम है और कहना क्या है। सड़क होती तो आज ऐसा नहीं होता, हम भी तो टाइम से हॉस्पिटल पहुंच जाते, टाइम से बच्चे और जच्चा बच्चा भी टाइम पर यहाँ हो जाता। हाँ, एक बच्चे की दर्द भी हुई थी रोड न होने के कारण। कोई सुनने को तैयार नहीं, खाली ऐसा कहते संज्ञान में रखा है, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। ऐसे तो जनता को गुमराह किया है इनने। और क्या राजधानी देहरादून को डस्टबिन फ्री बनाने के लिए नगर निगम तेजी से काम करते हुए नजर आ रहा है। देहरादून के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा कि कूड़ा वाहनों द्वारा उठाए जाने वाले कॉन्ट्रैक्टर बिन और डंपर बिनों को पूरी तरह निगम क्षेत्र से हटा दिया गया है। अब हमारे लिए मुख्य चुनौती है कि डोर टू डोर सर्विस को सुधारते हुए कूड़ा वाहनों के जरिए घरों से कूड़े का निस्तारण किया जाए। कॉम्पैक्टर बिन्स थे जो हमारे डंपर बिन्स थे, जिन्हें सीपी और डीपी बोला जाता है, जो हमारे वाहनों द्वारा उठाए जाते थे, उनको जो है पूर्ण रूप से हम लोग जो है निगम क्षेत्र में पूर्ण रूप से हम लोग जो है उनको हटा चुके हैं। अब हमारे लिए उसके लिए मुख्य चैलेंज है कि हमारी डोर टू डोर सर्विसेज को और इम्प्रूव करते हुए ताकि जो घरों का जो कूड़ा जो उत्पादन होता है घरों के अंदर से, उसका जो है निराकरण जो है वाहनों के जरिए किया जाए, ताकि लोग जो है उनको जो है अपना जो है अन्य स्थानों पे फेंक कर जो है उसका निस्तारण ना करें। खबर देहरादून से है, जहां सैकड़ों की संख्या में रिक्शा दौड़ रहे हैं। इस दौरान ये रिक्शा चालक अपनी मनमानी भी कर रहे हैं। देहरादून शहर के कई मुख्य चौराहों पर ये रिक्शा चालक सवारी बैठाने के लिए कई रिक्शे लगा देते हैं, जिससे यातायात पूरी तरह से बाधित हो जाता है। आरटीओ देहरादून ने बताया कि राजधानी देहरादून के 7 रूटों पर रिक्शा का संचालन प्रतिबंधित किया गया है। अगर ये रिक्शा प्रतिबंधित रूटों पर पाए जाते हैं तो पुलिस उनका चालान कर देती है। साथ ही 3 बार पकड़े जाने पर ई रिक्शा का लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाता है। देखिए, ई रिक्शा के संबंध में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ई रिक्शा का हमारे ऐसे 7 रूट हैं देहरादून के अंदर, जिनको कि जहां पर उनका संचालन बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगर ये ई रिक्शा इन्हीं रूटों पर चलते हुए पाए जाते हैं तो इनका पुलिस के माध्यम से चालान होता है। पहली बार पकड़े जाने पे 500 रुपए, दूसरी बार पकड़े जाने पे 1000 रुपए और तीसरी बार पकड़े जाने पे 2000 रुपए, और इनका जो ई रिक्शा का लाइसेंस है वो भी कैंसिल कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर कोई कम उम्र का बच्चा ई रिक्शा चलाता हुआ पाया जाता है तो उसमें हम लोग जो गाड़ी का ओनर है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और वो जुर्माना 25,000 रुपए तक का होगा। विकासनगर में पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल जोशी ने सामाजिक सरोकारों को समर्पित कार यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा हरि धाम से हनोल धाम तक निकाली गई। इस मौके पर अनिल जोशी ने कहा कि सामाजिक दृष्टि से यात्रा अहम है। पर्यावरण को बचाए रखना वर्तमान समय की आवश्यकता है। पर्यावरण शुद्ध रहे तभी मनुष्य जीवित रह सकता है।
जागरण की जो यात्रा है ये पूरे राज्य और देश के लिए एक संदेश भी है कि किस तरह से एक जागरूक नागरिक मिल करके इन तमाम जो भी समाज में या उसके द्वारा उत्पन्न नशा जैसे मुक्ति के लिए एक साथ जुटकर बातचीत करना, और साथ में जो आज पूरा उत्तराखंड धधक रहा है जंगल की आग को लेकर के, उसमें जहां सरकार अपने आप में नाकाफी होती है इस तरह के प्रयत्नों में, ऐसे में यह संगठन पूरे जौनसार भाबर में इस जागरण के साथ है कि जंगल में आग तो न लगाएं, लेकिन आने वाले समय में उनके कौन से प्रयत्न होने चाहिए ताकि इस तरह की चीज़ों की पुनरावृत्ति ना हो। तो मैं समझता हूँ कि लोक पंचायत का ये प्रयत्न पूरे राज्य और देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इस यात्रा का सबसे बड़ा पहलू ये है कि ये प्रकृति और पर्यावरण के प्रति लोगों को चेताने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।